नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम विच इज सत्य शो। ये प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ऐसी कुछ पर्सनालिटीज को लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल चीजें कर रहे हैं। आई एम सत्य दत्ता एंड आई एम ए सोर्सोलॉजिस्ट एंड आई एम द ऑथर ऑफ द बुक सोर्स। मुझे लगता है, आई बिलीव दैट द सोर्स इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स इज सोर्स ऑफ लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट। सोर्स इज सोर्स ऑफ हीलिंग। सोर्स हर चीज का स्तोत्र है, हर चीज का एक सोर्स है। और अगर आप जिंदगी में कोई भी एक परेशानी के साथ है, कोई भी एक इश्यू सिचुएशन में है, तो मुझे लगता है अगर आप सोर्स की तरफ जाएंगे तो सोर्स में आपको इस सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। सोर्स ने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। दे हैव गिवन अस अ फिजिकल बॉडी विच इज जस्ट अ व्हीकल, हमारा एक व्हीकल है। सोर्स ने हमें इमोशंस दिया है, पावर ऑफ इमोशन। इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। एंड सोर्स ने हमें एनवायरनमेंट दिया है, सोर्स ने हमें एक सोल पावर दिया है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दिया है। बट मुझे लगता है सोर्स ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। वो क्या है आपको मालूम है? वो है हमारा दिमाग, द माइंड। माइंड इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस विच आई बिलीव माइंड इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। दुनिया में अगर आपने किसी को भी अनसक्सेसफुल देखा है या सक्सेसफुल देखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनके सक्सेस होने से या अनसक्सेसफुल होने से उनके पीछे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उनका दिमाग। आज हम इस विषय में बात करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू प्रेजेंट टू अमेजिंग पर्सनैलिटी। वन ऑफ देम, एक उनमें से है मिस्टर नवरुण बैनर्जी एंड दूसरे हैं देविका मित्रा। नवरुण एंड देविका, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Hi, thank you. या वेलकम टू दिस प्रोग्राम। नवरुण को मैं काफी दिन से जानता हूँ, करीबन आई थिंक वी मेट ईच अदर at 7th standard in Binanagar Bengali Senior Secondary School. And Navarun is an amazing personality. Uh, he's a very humorous person and he's a very good friend and he's an amazing filmmaker. Okay. So, but I was very surprised recently to know about Navarun Banerjee that he is also doing something very great for India. And he's creating a lot of foundation along with another fabulous personality, which is Devika Mitra. So, Devika, Hi, Satya. yeah, So grateful to have us here on your show. yeah, thank you so much for giving me time and opportunity for this thing. So, देविका, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। एंड जरूर। ये प्रोग्राम, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, ये प्रोग्राम जो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है वो है माइंडफुलनेस। तो हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं आज। माइंडफुलनेस क्या है, आप किस तरह से माइंडफुलनेस को यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। सो गेट रेडी। और आप अपने ना क्वेश्चंस को रेडी रखना। अगर आप नए हो इस चैनल के अंदर तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और एक कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू करिएगा, बिकॉज इट मे हेल्प यू। एंड बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा इस प्रोग्राम को। ओके। सो शुरू करते हैं देविका जी। तो देविका, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम नवारुण की तरफ जाएंगे। या मेरा नाम देविका मित्रा है। मैं बहुत सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। पहले मैं बायोलॉजी पढ़ाती थी। फिर कुछ सालों बाद व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे बच्चे हुए, मुझे उनको बड़ा करना था। वो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी थी उस टाइम। तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, बट टीचिंग नहीं छोड़ा। बच्चे तब मेरे घर पे आते थे और बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और मुझे क्वेश्चनिंग करने में बहुत इस सब्जेक्ट से बहुत प्रेरणा मिलती थी। सो टीचिंग मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है, सिंस आई बिकेम अ टीचर एट द एज ऑफ 23। उसके बाद कोविड आया और सभी के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि सब घरों में कन्फाइंड है, कहीं बाहर नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्लोज लोगों को चले जाते हुए देखा अपनी लाइफ से। वो ग्रीफ से गुजर रहे थे और उन्हें पता नहीं था किस तरह से वो अपनी लाइफ को हैंडल करें। तब मुझे लगा ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी, ये मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट करता था। और तब मुझे लगा कि ये जो एक सब्जेक्ट है ह्यूमन माइंड, मुझे इसको थोड़ा जानना है। अगर मैं शायद इसको जान पाऊं थोड़ा और मैं दूसरों को मदद कर सकती हूँ, क्योंकि दूसरों की मदद करना भी मेरे में एक नेचुरल सा वैल्यू है शायद, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, बचपन में उनको देखा है लोगों को हेल्प करते हुए। तो उसी तरह से मैं
इस फील्ड ऑफ माइंडफुलनेस में आई और मैंने पूरा इसका ट्रेनिंग लिया और एक माइंडफुलनेस टीचर हूँ आज आज Thank you so much, Devika. Now over to Navarun. Hi, I am Navarun Banerjee. I am into the primary profession of making films, Satya said. तो मेरे को फिल्म बेसिकली मेरे को इंटरेस्ट करता था बिकॉज वो जो स्टोरी टेलिंग का जो नरेटिव का जो टेक्निक है वो मुझे काफी एक्साइट करता था इनिशियली. सो उसमें भी और प्रिसाइजली जब हम एक कहानी या एक किरदार को छोटे से ड्यूरेशन में जब हम उसको प्लेस करते हैं वो मुझे ज्यादा एक्साइट करता है which was the reason why I chose to get into ad filmmaking. तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे ख्याल से माइंडफुलनेस जर्नी स्टार्टेड प्रोबेबली बहुत साल पहले when I was introduced to the concept of meditation at a very early age. So when I say very early age, it is as young as when I was in class 1. And मेरी जर्नी वहीं से मेडिटेशन पे स्टार्ट हुई. पर एज अ चाइल्ड और एज अ कॉमन मैन nobody understands the value of meditation. तो मेरे को भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था मेडिटेशन से होता क्या है. तो थोड़ी देर बैठना पड़ता था दोस्तों के साथ. इट वाज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस. तो क्लास में हम सारे सुबह बैठते थे मेडिटेशन के लिए. तो उसका कुछ भी आफ्टर इफेक्ट उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं. पर थोड़े दिनों में मुझे उस पर एक अजीब सा एक एंजॉयमेंट आने लगा उस प्रोसेस में. सो cut to I come to when I was into this profession as in filmmaking. So I was shooting in a desert. तो वहां से वापस आने के बाद that was the first time जब मेरे को एक severe asthma attack आया. And as a very good friend Satya said, why don't you try it through Reiki? So I said, what is that? तो मेरे को रेकी का उस टाइम मैंने सुना भी नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था what रेकी was. तो मुझे जब सत्य ने इसमें इंट्रोड्यूस किया रेकी में तो मेरे को लगा कि इट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब इससे कुछ एक मेंटल लेवल पे कहीं एक कनेक्ट होता है जो कि अगर उसको सीखा जाए तो शायद और मजेदार हो सकता. सो आई जॉइंड इट जस्ट फॉर शेयर फन. तो मैंने जब इनिशियली उसको स्टार्ट किया, मैंने जब उसको ट्रिगर करना शुरू किया तो मेरे को लगा कि इट इज समथिंग दैट यू नो इट इज रिलेटेड टू जो मैं बचपन में करता था वही प्रोसेस को मैं दोबारा और एक एडवांस लेवल पे इस पे आके कर रहा हूँ. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मेरे ख्याल से इट वाज 2003 और सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2003 और 4 में भी सकता है. एम आई राइट? Yeah, I think so. That's the time. Yeah. So 2003 or 4, that is where I started feeling the power of the mind. So it had been a long journey. फिर things happened. I was into my profession. तो मेरे को उस टाइम एक फीलिंग से आती थी कि अगर हमें ये चीजें बचपन में सिखाई जाती तो दिस वुड हैव बीन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल. जो कि हमें इस एज में मतलब इट वाज प्रोबेबली क्वाइट लेट. मैं उस टाइम प्रोफेशन में था और मैं इस एज में आके मैंने एक ऐसा चीज सीखा जिसका एक अंडर करंट ऑफ एक्सट्रीम पावर का अंडर करंट है. तो उसके बाद देन स्लोली आई वाज प्रैक्टिसिंग. आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर देन कोविड हैपेंड. देन कोविड के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ डिजास्टर जैसे हमने सबने देखा एंड सबने रियल फील किया इस चीज को. तो उस टाइम मुझे लगा कि ये बहुत हैंडी आ रहा था टू कीप माई सेल्फ अंडर कंट्रोल. द होल प्रोसेस ऑफ रेकी एट दैट टाइम वॉज हेल्पिंग माई माइंड गेट अंडर दैट कंट्रोल जोन. तो वहीं से देन we started discussing, Devika and me, since Devika was a teacher and we had been meeting quite often. She's an old friend of mine, so we had been meeting quite often on different platforms. So then we said, why don't we get into something like training the children on mindfulness, the power of mind. So वहां से हमारी journey start हुई and we made this company called Escapades for the Soul.
and it's by God's grace it is doing really well. I'm really thankful to God for this. And we have trained more than 7,000 students now pan India. We take classes in different schools. एंड हमारा जो मेन प्रोग्राम का टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो एक शिफ्ट लाने, सोसाइटी में वो शिफ्ट लाने के लिए बच्चे इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहां पे हमें वो चेंजेस लाने जरूरी है, ताकि हम जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो देयर वी सी अ पैराडाइम शिफ्ट इन दैट कंप्लीट जनरेशन. तो हमारे लिए स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हम यूनिवर्सिटीज में भी क्लासेस लेते हैं. ये मॉडल और ये हमारा जो टारगेट सेगमेंट है, दिस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ऑल्दो वी टेक क्लासेस इन मिनिस्ट्रीज आल्सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, बट ये हमारा प्राइमरी फोकस एरिया है वेयर we are training the school students and the college students so that they see that considerable change or the considerable shift in their mindset over a period of time, because it is जैसे हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक दिन में नहीं हो सकता. इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है ताकि वो शिफ्ट में हेल्प करे माइंडसेट. सो दैट इज व्हाट आई कैन से. वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग. तो अब डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज माइंडफुलनेस? अगर मैं एक लेमैन हूँ, समझ लीजिए मैं एक लेमैन हूँ और कोई भी आता है आपके पास या मेरी ऑडियंस है, हो सकता है बहुत मेरी ऑडियंस को पता होगा माइंडफुलनेस, मगर एक कोई नया इंसान है जो इस माइंड के बारे में समझना चाहते हैं, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज माइंडफुलनेस? सो देविका, यू वांटेड टू टेक इट? या सो अगर मैं जैसे आपने बोला कि एक लेमैन के शब्द में बोलूं कि माइंडफुलनेस क्या है, तो माइंडफुलनेस बेसिकली है टू बी इन द प्रेजेंट. जब आप जहां हो केवल वहीं रहना, जो कि हम लोग नहीं कर पाते. जब मैं अगर यहाँ पे हूँ, मेरे दिमाग में 25 चीजें ये चल रही है अगर कि मुझे इसके बाद ये करना है, अरे मेरे साथ कल वैसा हुआ था, देन दैट इज नॉट बीइंग माइंडफुल. माइंडफुलनेस मीन्स टू बी इन द प्रेजेंट. जब आप जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से अपने आप को उसी काम में आप मग्न कर रहे हैं. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो किस तरह से हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको पूरी तरह से उसमें एंगेज करके उस काम को अगर हम करते हैं तब हम एक्चुअली में माइंडफुल होते हैं. जैसे एज सिंपल एज खाना खाना. कितने लोग हम जब खाना खा रहे होते हैं हम केवल खाना ही खा रहे होते हैं. कभी हम फोन देख रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कुछ काम याद आ रहा है या किसी को कुछ बोलना है वो याद आ रहा है, लेकिन खाना जब सामने पड़ा हुआ है वो कैसा दिखता है, उसकी क्या सुगंध है. अगर मैं एक निवाला लेती हूँ उसमें किस तरह के साउंड्स आ रहे हैं, अगर पापड़ तोड़ा तो उसमें कैसी आवाज आ रही है, मुंह में स्वाद कैसा आ रहा है. हर चीज को अगर हम 5 सेंसेस से यूज करते हुए खाना, हर निवाले को खाएं, तो वो होगा एक्चुअली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. अ प्रैक्टिस विच you can actually do even without doing anything formally. आपके जो रोजमर्रा के काम है अगर आप वो करते समय केवल उसी पर ध्यान दे, उसी को माइंडफुलनेस कहा जाता है. माइंडफुलनेस इज टू बी इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है. गिफ्ट, अगर गिफ्ट को हम प्रेजेंट भी कहते हैं. सो द प्रेजेंट मोमेंट दैट वी हैव विथ अस इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. Why do we have to think about हमारे पीछे क्या हो गया था, आगे क्या करना है? हमारा आगे पीछे जो भी है वो जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी पर निर्भर करता है. अगर हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है वो भी प्रेजेंट से रिलेटेड है. प्रेजेंट में आप पूरी तरह से अपना 100 देके जो जब काम करेंगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा. और पास तो चला गया है, उसको तो देखने से कोई फायदा नहीं है. वहां से हम केवल अपनी लर्निंग्स ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं. So that is, what is mindfulness? To be in the present. Now, do you want to add anything here? हम जब बचपन में हमें हर एक पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं कि फोकस करो. तो शायद फोकस का मतलब इस उम्र में भी हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कि फोकस का एग्जैक्ट मतलब क्या है. आंखें गाड़ के बैठना? नहीं, इट इज नॉट दैट. जब कोई पढ़ने बैठता है उसको पेरेंट्स आके बोलते हैं कि अपने पढ़ाई में फोकस कर,
तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ाई में देखो या किताब में देखो, इट इज नॉट दैट। इसमें एज देविका सेड, हम जब पांचों इंद्रियों को एक साथ मूव करते हैं कि हमारा माइंड उसी चीज में रहे। एज सत्या सेड, हम स्कूल में मेरे साथ ये काफी हुआ करता था कि टीचर बोलती थी कि क्लास में लौट आओ, तो मैं ये सोचता था क्लास में ही तो हूँ, लौटूंगा कहां से? तो क्लास में रहने के बाद लौटना मतलब, मैं तो अभी ग्राउंड में भी नहीं हूँ कि क्लास से निकाला गया है और मैं फील्ड में हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, वैसा भी नहीं है। मैं तो क्लास में ही हूँ। उसका लौटने का मतलब क्या है? इस आफ्टर दिस प्रैक्टिस आई रियलाइज दैट व्हाट लौटना मीन्स टू द क्लास। So mindfulness is, as Devika said, it is the focus of through all the five senses. You have to bring it onto the table there. मैं जैसे कुछ और हम, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। सॉरी नवरुण, डिड आई कट यू? no, please continue. Please. या सिर्फ ऑल्दो इट इज माइंडफुलनेस का मतलब है टू बी इन द प्रेजेंट, ये केवल आपके काम को करने करने का मतलब नहीं है। उस समय आप काम को करते समय आप क्या चीजें फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस आप में अराइज राइज कर रही हैं, या आपके सराउंडिंग में क्या सब चीजें हैं, उन चीजों को समझना, अपने सेंसेस को यूज करना, वो भी माइंडफुलनेस का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकली सिर्फ अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को एंगेज करके वो काम कर रहे हैं। आप अपने माइंड को भी यूज कर रहे हैं, किस तरह से? विदाउट गेटिंग जजमेंटल अबाउट जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आपके मन में जो इमोशंस और फीलिंग्स आ रहे हैं उस समय वो काम करते समय, उन चीजों को भी ऑब्जर्व करना माइंडफुलनेस है। तो इन टोटालिटी इट इज अबाउट एंगेजिंग इन द वर्क, जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से फोकस करना, और उसमें जो आप महसूस कर रहे हैं या जो आपके थॉट्स मन में आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना, दैट इज माइंडफुलनेस। ओके, तो मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम लोग एक बहुत ज्यादा कैओटिक और एक बहुत ज्यादा ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली देयर आर डिस्ट्रैक्शंस ऑल अराउंड। चाहे आप सोशल मीडिया बोले, चाहे आप टेलीविजन बोले, चाहे आप आसपास का माहौल बोले, चाहे आप न्यूज बोले, चाहे ये बच्चे हैं या कोई भी कॉलेज गोइंग है और प्रोफेशनल है, हर कोई एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में है। तो मैं सिंपली एक चीज जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो सुनने में ये बहुत आसान लग रहा है मुझे कि आप पांचों सेंसेस को यूज करें और इस चीज को करें। तो अगर ये चीज हम सिंपल अप्लाई करें किसी के ऊपर, सपोज आज मैं अगर एक एग्जांपल लूं, स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज वेरी एडीएचडी। आई नो एडीएचडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का कोई है, और ऑलमोस्ट मेनी पोर्शन ऑफ द पीपल और द स्टूडेंट्स आज के डेट में उस सेक्शन में आ रहे हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज सेक्शन में है। तो हाउ कैन यू गाइड समवन इन दिस माइंडफुलनेस? मतलब आप उसको कैसे बेसिक स्टेप्स देंगे और उसको कैसे उसको उस चीज के अंदर लेके आएंगे जो कि ऑलरेडी बहुत कैओटिक दुनिया में, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ही इज अंडर लॉट ऑफ प्री प्रोग्रामिंग जिसको मैं बोलूंगा। तो अगर आप उसको एक सिंपल तरीके से इस माइंडफुलनेस को समझा सके, या व्हाट आर द स्टेप्स यू गोइंग टू टेल हिम और हर अबाउट द माइंडफुलनेस, हाउ विल यू टेक देम इनटू दिस प्रोग्राम? अगर आप स्पेसिफिकली एडीएचडी या उस तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप ये होगा, ऐसी एक चीज को आइडेंटिफाई करना जो कि वो बच्चा करने में उसको अच्छा लगता है करने में। क्योंकि जो चीज आपको करने में अच्छा लगता है उस पर आपका ध्यान टिकाए रखना आसान होता है। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस है, ये कोई लंबी लंबी प्रैक्टिसेस से शुरुआत कभी भी नहीं हो सकती। इसकी शुरुआत तभी होगी जब आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके किसी को भी आप प्रैक्टिस कराना चाहेंगे। जैसे सुबह उठ के ब्रश हम हर रोज करते हैं, हर कोई टूथब्रश से ब्रश करता है। तो पहला स्टेप क्या है, वो छोटा बच्चा भी करता होगा जिसको इशू है, उसको ये बोलना कि जब आप ब्रश कर रहे हो, आज ना हम नोटिस करेंगे कि हमारे ब्रश का कलर क्या है। जब हम ब्रश कर रहे हैं तो कैसे खचर पचर आवाज आ रही है, जो हमारा टूथपेस्ट है वो कैसा स्वाद दे रहा है, उसका रंग क्या है,
फर्स्ट स्टेप विल बी उसके जो रोजमर्रा का काम जो वो करता है या जो चीजें उसको करना अच्छा लगता है, उन चीजों पे उसको टोटली एंगेज करना। कैसे? 5 सेंसेस को यूज करके जो भी आप काम करना पसंद करते हो उस पे आप कैसे पांचों सेंसेस को एंगेज करोगे। सपोज कोई एडीएचडी का बच्चा है, शायद उसको डूडलिंग करना अच्छा लगता है या ड्राइंग करना अच्छा लगता है। दैट इज अ ग्रेट वे टू कीप द फोकस ऑन। आप उस बच्चे को आप बोलिए, अरे वाह आप तो बड़ा अच्छा रंग करते हैं, उसको आप इंट्रिकेसीज में थोड़ा सा लाइए। जैसे मंडला आर्ट है, अगर किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मंडला आर्ट इज अ कॉम्प्लेक्स आर्ट। अगर आप उसको छोटा छोटा फर्स्ट लेवल ऑफ मंडला आर्ट, सेकेंड लेवल ऑफ मंडला, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम से ज्यादा हो रही है, उस तरह की चीजें आप रंग करने के लिए देंगे, उसका फोकस एंड अटेंशन बढ़ेगा। व्हेन इट कम्स टू थॉट्स, थॉट्स हम सभी के मन में, जब भी हम कोई चीज पे फोकस लाना चाहते हैं, हमारे मन में थॉट बबल्स आती रहेंगी। हमें उन थॉट्स को नोटिस नहीं करना है। हमें क्या करना है, उस थॉट को एक क्लाउड की तरह ट्रीट करना है। जो क्लाउड आया और वो एयर में फ्लोट करके चला जा रहा है, उसको लेके हमें फिक्स नहीं करना है अपने माइंड को उस थॉट पे। जब हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं और एंगेज करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू होता है। कभी भी आप किसी भी जो नया प्रैक्टिस शुरू कर रहा है उसको आप बोलो कि आपको 5 मिनट मेडिटेट करना है, वो पर्सन कभी भी 5 मिनट मेडिटेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि आप 5 breaths inhale and exhale, and when you are inhaling and exhaling, exhale को लंबा रखो और सिर्फ ये सोचो कि हवा आपको जाते हुए अंदर नजर आ रही है, ऐसे इमेजिन करो। आपने जैसे ही सांस अंदर लिया, आप जैसे देख सकते हो, जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं कई बार कि कुछ अंदर जा रहा है नोज से। अगर हमें बेसिक बायोलॉजी पता है तो हम जानते हैं वो नोज से लंग्स में जाएगा। इमेजिन करना कि भाई मेरा लंग्स ऐसा दिखता है, उसमें हवा गई है अंदर, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। पूरा इमेजिन करना उस चीज को। हर ब्रेथ पे जस्ट 3 ब्रेथ आप करिए, आपका ध्यान आप उधर फोकस कर रहे हैं। छोटी चीजों से शुरुआत होगी, बड़ा चीज आप कभी भी किसी नए प्रैक्टिशनर से या जिसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है आप नहीं करवा सकते हैं। एक ऑरेंज खा रहे हैं, उसको पील जब कर रहे हो, हाउ डज इट फील? कैसा महसूस हो रहा है? ऑरेंज का एक अजीब सा टेक्सचर है बाहर, उसका जैसे ही हम छीलते हैं उसमें से खुशबू आ रही है, शायद कुछ रस भी निकल रहा है, हमें वो टेक्सचर फील हो रहा है। हर उस चीज को फील कराना है, क्योंकि जब हम फील कर रहे हैं हम केवल अपना ध्यान उसी चीज पे रख रहे हैं। तब हमारे मन में ये नहीं आ रहा है कि भाई नेक्स्ट मुझे खाना है फटाफट। नहीं, हमें स्टार्टिंग से उस चीज पे बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है, उसको महसूस कराना है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि पेरेंट्स आर बिजी, खाना भी हम बच्चे को बस खिला रहे हैं कि खा लो किसी तरह, क्योंकि खाना प्लेट से खत्म होना चाहिए। खाने के साथ एंगेज नहीं हो रहे हैं ना, हर काम में आपको एंगेज करना है। सो इट हैज टू बी स्टार्टेड विद दो स्मॉल स्टेप्स। रोजमर्रा के जो काम है उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। वंडरफुल, सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक ये जो आपने बोला अभी, जो बात मुझे लगता है, मैं काफी सारे मुझे क्वेरीज मिलते हैं बिकॉज एज एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझे काफी सारे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं देश विदेश से कि उनका बच्चा एडीएचडी है। तो आपने मुझे लगता है बहुत ही एक बेहतरीन चीज बताया कि आप छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करो, एंड वंस यू स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग, जो चीज ऑलरेडी उस बच्चे को पसंद है, उस चीज में जब वो इंटरेस्ट लेगा तो धीरे धीरे वी कैन मूव इनटू हायर डायमेंशन। Yes. अब मैं ये नवरुण से पूछूंगा, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, एंड बोथ ऑफ यू कैन आंसर दिस थिंग। अभी हमने बच्चों का बात कर लिया, एंड वी नो दैट देयर आर सम पीपल हु आर इंटेलिजेंट एंड सम पीपल हु आर नॉट दैट इंटेलिजेंट लेवल। तो अगर मैं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बात करूं कि आपको लगता है कि यार जो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, दोज हु आर स्मार्ट, क्या ये माइंडफुलनेस उनके लिए भी जरूरी है? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? आई थिंक इट इज, माइंडफुलनेस एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि हर एक के लिए इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ ही स्कोरिंग वेल उसको माइंडफुलनेस की जरूरत नहीं है। स्टडी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्टडी इज नॉट लाइफ। तो वो एक पूरे
सेट का एक सबसेट है स्टडी। तो अगर उसमें स्कोर अच्छा कर रहा है, he or she has to parallelly perform well in all the verticals, in all the aspects of life. So mindfulness is a practice जो कि सिर्फ it is not related to studies, it is even related to sports. आज की डेट में अगर कोई स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, जैसे कोई अगर एथलीट है, जब उसको हम मार्क पे खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद जैसे वो ऑन योर मार्क गेट सेट गो आता है, ये 3 जो स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस में अलग अलग पोस्चर है बॉडी की। अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करें तो हम मिस कर जाएंगे। ऑन योर मार्क एक आया, गेट सेट एक आया, गो एक आया, छोटी सी चीजें जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर वही प्रोसेस को हमें ये नहीं मालूम कि किस स्टेज में क्या करना है। तो अगर हम फोकस्ड ना हो, then we will lose out on even a small sports. अगर उसके बाद if you specialize in different sports activities like archery, shooting, उसमें तो it is completely a mind game. आज के डेट में अगर आपने राइफल से एक ट्रिगर भी किया या एक एरो भी थ्रो किया बो से आर्चरी में, तो आप जाके उस एरो को वहां पे नहीं गाड़ के आ रहे हैं बुल साइड, आप फोकस कर रहे हैं उस बुल साइड को और आप उस बेसिस पे आप ट्रिगर कर रहे हैं स्ट्रिंग को। सो आपका फिजिकल कनेक्ट कुछ नहीं है, जो भी कनेक्ट है इट इज ऑन द मेंटल लेवल। आप अगर फोकस गलत करेंगे आपका हिट गलत होगा। सिमिलरली कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप देखेंगे, इसमें माइंडफुलनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम मिस करते हैं। हम बच्चे को हर जगह दौड़ाते हैं, हम बच्चे को वी मेक श्योर कि बच्चा 400 मीटर का जो फील्ड है उसके 10 चक्कर काटे सुबह, उससे उसका क्या हुआ, उसका स्टैमिना बिल्ड हुआ। हमने उस बच्चे को बो पिक करना या राइफल को पिक करना सिखा दिया कि बो को पिक करो, इट इज क्वाइट हैवी। आज के डेट में बो और इवन द शूटिंग राइफल इज क्वाइट हैवी, तो उसको हमने लिफ्ट करना सिखा दिया। हम जैसे डिफरेंट, इफ यू सी डिफरेंट ट्रेनिंग्स में होता क्या है, इवन जैसे आर्चर्स वगैरह में दे टेल टू कैरी द पार्टनर ऑन द शोल्डर। इससे क्या होता है, हमारा शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं। हमारे शोल्डर्स अगर हैवी होंगे तो हमारे शोल्डर्स स्टेबल होंगे, जो कि हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। हल्का कैमरा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा बिकॉज वो आपका वाइब्रेशन को पकड़ रहा है। तो कैमरा जितना हैवी होगा उतना स्टेबलाइज होगा। तो इस पूरे एक्टिविटी में हमने जितना फिजिकल एक्टिविटी अगर स्पोर्ट्स में हमने किया, उसमें हम एक चीज को नजरअंदाज करते हैं या एक चीज को हम ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं कि जो मेन कनेक्टिंग डेटा है, हमने कंप्यूटर तो लगा दिया, उसमें हार्ड ड्राइव को अगर हमने सेट नहीं किया, दैट कंप्यूटर हैज गॉट नो मीनिंग। कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ भी नहीं आए। सो प्रोग्रामिंग दैट हार्ड ड्राइव और अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन सा डेटा कौन से ड्राइव में है, ये पूरे साइंस को अगर हमने समझ लिया, then I think that will make better results. That will give better results. Can I add something to it, Satya? Yeah, sure. मैं ये बोलना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस किसी एक चीज के लिए नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल। क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस सीखते हैं, बेसिकली हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं अपने माइंड के थ्रू। हम मुझे किस तरह से बात करना है, मुझे किस सिचुएशन में रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्स देना है, मेरे जो थॉट्स है इनको एक लाइन ऑफ थॉट से दूसरे लाइन पे शिफ्ट कैसे करना है। इट इज ऑल अबाउट दैट। वो एक चीज के लिए एकदम भी नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल विच यू कैन अप्लाई टू एनीथिंग, योर रिलेशनशिप्स, योर फिजिकल हेल्थ, योर वर्क प्लेस, एनी प्लेस। और जो आपने कहा कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या उसे माइंडफुलनेस की जरूरत है या नहीं, आई थिंक आज की डेट में स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये जो सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल ना हो, सक्सेसफुल का भी डेफिनेशन बहुत अलग है सबके लिए, सभी को है। और इन चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपने माइंड पर काबू रखना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो it has nothing to do with the intellect of the person. Mindfulness is meant for everybody. हर इंसान को mindfulness practice सीखना चाहिए। और ये प्रैक्टिस जो है, ये एक्चुअली आपका फिजिकल ब्रेन को चेंज करता है,
क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल, एज वी से, आर कनेक्टेड। तो ये एक्चुअली तीनों लेवल पे आपका काम करेगा ये प्रैक्टिस। सुपर, वंडरफुल। अब हम थोड़ा सा बच्चों से आके थोड़ा सा एक हायर लेवल में जाते हैं। आपने बोला कि यू गाइस आल्सो डू प्रोग्राम फॉर दिस माइंडफुलनेस प्रोग्राम फॉर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। अब मुझे दो चीजें समझनी है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने करीबन 7,000 लोगों पे काम किया है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप जब स्कूल लेवल में एक अलग तरह का आपको एक्सपीरियंस होगा और कॉलेज लेवल में आके आपको एक जरूर एक अलग तरह से एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो कॉलेज लेवल में आज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगता है? और वहां पे जैसे मुझे लगता है कॉलेज में एक जब हम लोग कॉलेज में थे हो तो हमें एक फ्यूचर लेके बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन होता था। हमें समझ में नहीं आता था कि क्या होगा, क्या चीज हम करेंगे जिंदगी के अंदर। शायद वो चीज होता होगा। सो हाउ कैन माइंडफुलनेस हेल्प दीज काइंड ऑफ पीपल जो ये इंटरमीडिएट स्टेज है, जो अभी तक प्रोफेशनल दुनिया उन्होंने देखा नहीं है? क्योंकि मैं ये प्रोग्राम को डिफरेंट आपको धीरे धीरे करके डिफरेंट लोगों के लिए मैं आपसे पूछूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ताकत है किसी देश के लिए। वो जो मिड सेगमेंट है, जो स्कूल से बाहर निकले, जो कॉलेज के अंदर है या कोई प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं और जो अभी तक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर नहीं किए हैं। तो हाउ कैन माइंडफुलनेस हेल्प दिस society, this kind of generation or this kind of sector or people? Novaru, would you like to take it or should I take it? Yeah, you can. Please start. So हमारा जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ है उसमें हमें बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस आए हैं। जैसा आपने बोला, एक तो है कि शायद उन्हें अपना गोल अभी तक पता ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है हम जा कहाँ रहे हैं, हमें करना क्या है। जो एक लाइफ का पर्पस होता है, किसी ने उन्हें ठीक से गाइड नहीं किया है कि जो भी हम करते हैं उसका एक पर्पस होता है। माइंडफुलनेस हेल्प्स यू टू डेल्व इनसाइड, आपके अंदर आपको क्या चीज पसंद है, आप एक्चुअली लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, व्हाट डू यू वैल्यू इन लाइफ। वो चीज समझने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि तब तो रेस दौड़ रहे हैं ना, 12th में बोर्ड में करना है। जब आप कॉलेज में आते हो तब आपको एक्चुअली अपना प्लेस पता चलता है, क्योंकि देन यू हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अपब्रिंगिंग अलग है, बहुत कुछ का एक्सपोजर आपको तब मिलता है जो आपको शायद स्कूल के एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा था। तब आपको ये भी देखना है कि मुझे अपना गोल पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि हु आर गुड इन्फ्लुएंस अराउंड मी। एट दैट यंग एज हमारे बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें लगता है कि कूल बनना जरूरी है, चाहे वो मेरे वैल्यूज के खिलाफ हो रही हो। बिकॉज कुछ वैल्यूज हम सभी लोग, बच्चे अपब्रिंगिंग जिस तरह से होती है, हम सब कुछ वैल्यूज पिकअप करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कॉलेज में जाके बच्चे देखते हैं कि जो आसपास हो रहा है वो उनके वैल्यू सिस्टम से एकदम अलग है। तब उन्हें समझ में नहीं आता है कि अभी तक मुझे जो पता था क्या वो सही है, या अभी जो यहाँ पे हो रहा है या मैं आसपास देख रहा हूँ जिसे ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो सही है। तो वो एक डिसीजन मेकिंग में भी उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। थर्ड है रिलेशनशिप इश्यूज। जब तक आप स्कूल में हो आप एक सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ बड़े हो रहे हो, अब आप जब कॉलेज में आए हो आपको एक्चुअली एक नया सेट ऑफ फ्रेंड्स बनाना पड़ रहा है। तब अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरह से रिलेशनशिप्स डेवलप करनी चाहिए या कौन सी लोग मेरे लिए सही है, क्या बाउंड्रीज मुझे सेट करने हैं, कौन से इंसान को मुझको कितना मेरे क्लोज आने देना है इन टर्म्स ऑफ कि वो पर्सन मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज कर रहा है, वो सब बाउंड्री सेटिंग के बारे में भी बच्चों को नहीं पता होता है। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन कॉलेजेस देर आर चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, छोटी जगह से आ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ने आए हैं। उनके लिए तो कल्चर शॉक भी है। बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए एक ये अलग तरह का टोटली माहौल है, क्योंकि शायद वो कभी घर से दूर रहे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि घर से दूर रहना क्या होता है। यू वोंट बिलीव, हम जब सेल्फ रिफ्लेक्शन कराते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन जस्ट अबाउट ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ।
क्योंकि जब आप घर से दूर आए हो तो घर की जो अहमियत होती है, घर के माँ के हाथ का खाना, फादर का वो केयर आपके प्रति, वो सब आप मिस कर रहे होते हो यहाँ पे। So, all that is something which makes it more important कि उन बच्चों को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के बारे में समझाया जाए, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है जो हम बच्चों को करना नहीं सिखाते हैं। वो पार्ट मुझे लगता है माइंडफुलनेस बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाती है, डेल्विंग विद इन। ओके देविका, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप जो ये चीज बोल रहे हो कि ये जो इमोशनल रिलीज हो रहा है वहां पे, हाँ इमोशनल रिलीज में काफी बार मैंने देखा है कि इमोशनल रिलीज जब होता है तब कहीं ना कहीं एक चांसेस होता है कोई, जब आप रिलीज कोई चीज होती है तो इंसान वीक होता है, मतलब यही कहीं ना कहीं कमजोरी का महसूस होता है। आफ्टर दैट द इफेक्ट इज गुड। तो डज इट ऑल्सो हेल्प, बिकॉज जैसे मैंने डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस बताया, जैसे कोई यंग बच्चा है वो एक डिफरेंट माहौल छोड़ के, एक सिक्योर्ड माहौल छोड़ के वो बाहर निकला है और एक नई दुनिया की तरफ जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है क्या माइंडफुलनेस कैन मेक समबडी वीक इन दैट केस? व्हाई आई एम आस्किंग यू बिकॉज इट इज बिकम मेकिंग यू मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बारे में अपने को समझने की शुरू कर रहे हो, बट आउटसाइड में बहुत सारे डेंजर्स हैं। आउटसाइड में देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस दैट आर हैपनिंग। सो कहीं कहीं पे क्या ये माइंडफुलनेस इंसान को कमजोर बनाएगा, और क्या आपको लगता है इट विल एम्पावर दैट पर्सन? I hope I have able to convey yes 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 I have understood. You are basically, आप ये बोलना चाह रहे हो कि क्या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के डाउनसाइड है? डाउनसाइड इन द सेंस कि वो इंसान को वीक बनाता है। देखिए, आई थिंक माइंडफुलनेस एक टूल है, और आज की डेट में अब किसी भी टूल का करेक्ट यूज होना जरूरी है अगर उसका आप सबसे बेस्ट यूज करना चाहते हैं। सोशल मीडिया ले लीजिए आप, वो इतना बढ़िया टूल है लेकिन मिसयूज हो रहा है उसका। तो माइंडफुलनेस भी वैसा ही है। अगर आप अपने आप में इतना अंदर घुस रहे हो और हर टाइम शायद आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपनी जो वीकनेस पर से वही आपको नजर आ रहे हैं, तो शायद वो आपको वीक बनाएगा। लेकिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में इसीलिए आपका प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, जहां पे आप अपनी मन की बात खुल के बता सको। जैसे आपने बोला कि क्लास के दौरान जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत, उनका एक ब्रेकडाउन होता है और रिलीज होता है, इमोशनल रिलीज होता है, क्योंकि शायद उनके पास इमोशनल रिलीज के लिए और कोई जगह ही नहीं है। तब हम माइंडफुलनेस के थ्रू उनको सिखाते हैं कि क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं, जैसे एज सिंपल एज जर्नलिंग। आपके मन में कुछ चल रहा है, आप किसी और को नहीं बता सकते हो, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन से अगर आप माइंडफुल जर्नलिंग करेंगे तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। वो आपको यूनिक बना रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा है कि कौन से चीजें हैं जिन पर मुझे काम करना है। बाहर के जो मैनिपुलेशंस हैं वो रहेंगे, लेकिन खुद को किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, वो जब हम अपनी वीकनेस को पहचानेंगे तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। So I believe understanding your weakness is a very important part in growth, in personal growth. तो उसको पहचान के जब आप काम करते हो तभी आप एम्पावर्ड होते हो। वीकनेस अंदर है, उसके साथ आप एम्पावर होना मुश्किल होता है, काम करना जरूरी है। Absolutely, I very feel wonderful. that way. Yeah, I think it's absolutely a wonderful way to analyze कि आपको, इसीलिए हम लोग शायद SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस। Exactly. Correct. 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 तो आई थिंक माइंडफुलनेस कैन बिकम अ वेरी वंडरफुल टूल, जिसको कोई भी एक इस तरह का बच्चा या कोई भी एक इस तरह का जो भी कॉलेज में है वो अभी अपने आप को पहचान सकता है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को रियलाइज कर सकता है, और ही और शी कैन वर्क ऑन देम टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। So none of us are perfect. We all have imperfections, and that's what makes us human. But we need to become aware of those imperfections and sometimes work on some of them. Yeah, true. So Navarun, I will come to because into the professional zone, how can mindfulness help into the professional area? Because मैं प्रोफेशन यहाँ पे दो स्प्लिट्स में डिवाइड करूंगा। एक प्रोफेशन जो कि जॉब ओरिएंटेड है, जो किसी के अंडर में जॉब कर रहा है, और एक है एंटरप्रेन्योर। बिकॉज आई बिलीव यू हैव बीन इनटू बोथ द वर्ल्ड्स एंड बोथ ऑफ यू,
सो हाउ डू यू थिंक दिस, ये जो माइंडफुलनेस है, ये जो लोग जॉब में जा रहे हैं, बिकॉज एक इंसान जब पहली बार जॉब में जाता है उसको बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज अब तक वो कॉलेज में था, सो स्कूल से कॉलेज में आया, कॉलेज में डिफरेंट वहां पे सर्वाइव किया ना, जब जॉब वर्ल्ड इज कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। यहाँ पे पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करना है, गोल अचीवमेंट करना है, काफी सारे इश्यूज होते हैं। सो हाउ डू यू थिंक ये माइंडफुलनेस जो लोग जॉब ओरिएंटेड है उनको हेल्प करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली जो दोज हु आर एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है लाइफ के अंदर, उनको किस तरह से माइंडफुलनेस हेल्प कर सकता है? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि अगर ये लोग सिक्योर्ड होंगे तो आई थिंक इट कैन क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड और एनवायरमेंट ऑल टुगेदर। या नो वन? That's a wonderful question. Actually, most of the things जो हम चीज देखते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। या फर्स्ट आई ट्राई टू टेल यू, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, वी गो विद अ लॉट ऑफ इनहिबिशन। आवर माइंड इज प्रोग्राम्ड टू थिंक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जिसमें होता क्या है, जब हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं, तो उस अप्रोच से पहले हम उसका एक प्रिएम्बल बांध लेते हैं कि ये होगा वो होगा। बट हम में से बहुत कम लोग उस फ्लो में घुसते हैं। जैसे हम लोग जब ड्राइव करते हैं, कितने कम, आई कैन प्रॉब्ली टेल यू 0.0001% ऑफ द पीपल जो ड्राइव कर रहे हैं वो एक्चुअली ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम जब ऑफिस जा रहे हैं ड्राइव करके, हमारे दिमाग में सारी चीजें होती हैं। हमारे दिमाग में होता है कि उस क्लाइंट को फोन करना है, उस ऑफिस में से पीओ निकालना है, इसका पेमेंट रिलीज नहीं हुआ, हमने 3 को फोन कर दिया। हमने सारी चीजें की अदर देन द वर्क जो हम कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में घुसना और उस प्रोसेस को एंजॉय करना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के डेट में, जैसे यू मस्ट हैव सीन, अभी जब हम कॉलेज की बात कर रहे थे, लक्ष्य फिल्म में देयर इज दिस फैंटास्टिक एग्जांपल जहां ऋतिक रोशन बोलता है कि तू पागल है, तू अगर नहीं जाएगा तो फौज में मैं अकेला क्या करूंगा। विजन ही नहीं है। माइंड कहां पे जाना चाहिए वहां पे नहीं है, बाकी हर जगह है। सो सिमिलरली, जैसे हम प्रोफेशन की बात करते हैं, हम लोग जब एडल्ट्स की क्लासेस लेते हैं, जैसे छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम है फॉर टीचर्स इन द स्कूल, मैंने एडुकेटर्स प्रोग्राम जो है स्कूल्स में। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो स्कूल आते हैं सुबह घर से, स्कूल में आते टाइम उनका जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जहां पे मेंटरिंग की बात आती है, जहां पे बच्चों को सिखाने की बात आती है, वहां पे उसके सिवा वो सारी चीजें साथ कैरी करते हैं। सुबह घर में ये हुआ था, इसने ये बोला, दोपहर को घर जाके खाना देना है, बच्चे ने ये नहीं खाया, बच्चे की तबीयत खराब है। सो पूरा प्रोसेस ऐसा वेल डिफाइंड होता है कि जो स्कूल का पार्ट है, जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उस टाइम में, उसी को हम सेकेंडरी बना देते हैं, प्राइमरी नहीं रहता है। रादर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो टर्शियरी भी चला जाता है। हम लोगों ने एक लाइव केस भी देखा था हमारे वन ऑफ द स्कूल प्रोग्राम्स में, जहां पे प्रिंसिपल ने बोला कि एक बच्चे की रोज पिटाई होती थी। तो बच्चे ने जाके घर पे कंप्लेन किया कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, पर मेरे को टीचर मारती है। तो टीचर, उसके पेरेंट्स ने आके प्रिंसिपल को बोला, तो प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाने से पहले टीचर को बुलाया कि आपका क्या इशू है, एक बच्चे को आपने क्यों टारगेट किया। देन द टीचर ओपनड अप कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स है, कि घर का प्रॉब्लम वो स्कूल में लाती थी रोज सुबह, और उसका एक वीक पॉइंट उसने आइडेंटिफाई कर लिया था, वो लड़का, और उसको हर सुबह उसको मारना होता था। नाउ अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं, इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आपने किसी चीज का प्रेशर पॉइंट किसी चीज पे उतार दिया, तो माइंडफुलनेस तो अब रहे नहीं ना। जब आप क्लास में, जब आपको पढ़ाना है, तब आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, जिसका रिपरकशन सामने निकाला। सो इवन फॉर एडल्ट्स के लिए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बच्चों का जो दायरा है सोचने का वो लिमिटेड है, because of a strict environment आसपास। We, as Devika said it, that we are in a very secured environment when we are in school, college. Rather school, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वो थोड़ा सा दायरा खुलता है। जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो वो दायरा एकदम एंडलेस हो जाता है। आप जहां पे भी देखोगे हॉराइजन ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा।
तो वहां पे अगर होराइजन पे हमने फोकस किया तो नीचे की जमीन हिल सकती है, आप कीचड़ में भी गिर सकते हो, आप पानी में भी स्टेप ऑन कर सकते हो, आप गलत जगह पे भी यू कैन स्टेप ऑन. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आप होराइजन छोड़ के आप अपने नेक्स्ट स्टेप को देखो कहां पैर रख रहे हो. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड व्हेन वी कम टू प्रोफेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों अलग अलग चीज है. प्रोफेशन में तो स्कूल से कॉलेज का जर्नी, कॉलेज के बाद 70% बच्चों को प्रोफेशन लेना होता है. कोई भी प्रोफेशन, चाहे अपने फादर का बिजनेस ले या चाहे किसी कंपनी में ज्वाइन करे, पर वो है तो प्रोफेशन. वो प्रोफेशन लेना होता है. लेने के बाद उसका जो दायरा है या उस कैटेगरी में जो परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करना होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर स्किल्स, द एवेन्यूज आर एंडलेस, द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. आप अगर उस पॉइंट में आपका थॉटफुली या माइंडफुली आपने वो डिसीजन नहीं लिया, सो द लॉस इज योर्स. कंपनी में तो आपने बोल दिया कि ये परफॉर्म नहीं हुआ तो आपको निकाल दिया या आपने छोड़ दिया. व्हेन यू आर गेटिंग इनटू योर ओन प्रोफेशन, देयर इज नो एस्केप रूट. आपका अपना डिसीजन, आपका माइंडफुल डिसीजन विल get you the business or will help you lose that business. So being mindful or on a larger scale remaining disconnected to take an independently concrete decision is most important when you're working on an entrepreneurial journey. ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम लोग जब इस तरह की बात करते हैं, माइंडफुलनेस या माइंड पावर की बात करते हैं, हम हमेशा जीतने या सक्सेस मॉडल्स की बात करते हैं. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, काफी बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं. नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, वी आर एट द मोमेंट हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग डिसीजन दैट इंडिया नीड्स टू टेक रिगार्डिंग वॉर विद पाकिस्तान. हम इसको बना रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 6th of May 2025. सो वी नो एट दिस मोमेंट देयर इज अ ह्यूज थिंग व्हिच इज लूमिंग ओवर. एक एक डिसीजन हमारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे आर्मी जनरल होंगे, हमारे मिनिस्टर्स होंगे, पीपल होंगे, हाउ दे आर रिएक्टिंग. तो मैं इस बात का पूछना चाहता हूँ आपसे, एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ इंपॉर्टेंट माइंडफुलनेस इज इफ यू हैव मेड ए फेलियर डिसीजन जो कि फेल कर गया, उस जगह हाउ कैन माइंडफुलनेस हेल्प यू to come out of that issues? Is there anything which you can guide or enlighten upon? Yeah, please. Okay, no, you tell. See, what I feel is this is a very crucial decision for the country, and anybody who's taking that decision on behalf of the country, उसको mindful decision तो लेना ही पड़ेगा. It cannot be an influenced decision. It cannot be a decision which is like, which has got a lot of preconceived or which has got strings attached. ऐसा decision हो नहीं सकता. It has to be a very, very meaningful and concrete decision for that point of time. If it fails or if it succeeds comes later. But the decision has to be very, very mindfully taken. Yeah, Devika, please. Yeah, so I believe that whenever we are making any decision, I'm not talking about the country's situation at all. I'm just talking about making decision and how mindfulness is important while we are making a decision. It is important that we teach, our children that you really need to understand the pros and cons of whatever decision you are taking. If you are taking a decision, what is the result that you will get? What are the options of results actually you will get? And what will you do if you are not getting your desired result? It is okay to not get a desired result in life, but it is important to take a learning from that non-desired result or failure, so-called. I believe that failure is not a negative thing. It is also a kind of teaching. At least now you know what you don't have to do next time. So it is important that we teach students that failure, if we just talk about failure, it makes people fear taking taking steps which are not taken by masses, I would say. When you were talking about entrepreneurship, you said that you talked about the risk factor of it. If we don't tell our children, especially the university students who are about to enter into a professional world, if we don't tell them that it's okay to take a risk, it's okay to, fail,
there's nothing bad about it. You learn some out of your failures also. Nobody will get into entrepreneurship. Nothing new will happen. Everybody will walk, भेड़ की चाल चलना शुरू हो जाएंगे सब. अलग कोई नहीं सोचेगा. अलग सोचने से क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि हमें फेलियर से डर है. Fear of failure is something which keeps us away from doing नया कुछ करने में, हटके कुछ करने में. तो ऐसा एकदम भी नहीं होना चाहिए. और जब आप प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में, और नवरुण ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोला, मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगी. हर जगह पे आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है कि आपके आसपास के लोग किस तरह से काम करते हैं. आपको कुछ बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो. बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडफुलनेस आपको बताती है, क्योंकि सेटिंग बाउंड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप. और वो रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात नहीं है, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, कैन बी एनीबडी. So that is again another important part one has to keep in mind. Setting boundaries and observing how people behave, and analyzing oneself and strengthening oneself with, by working on oneself. अपने strengths पे काम करते रहना है, और अपनी weaknesses जो शायद weakness लग रहे हैं दूसरों के presence में, उनको किस तरह से ठीक करा जा सकते हैं. That is being mindful. दिव्या, मैं इस रिलेटेड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी कभी लोग जब टूटते हैं तो वो बहुत मतलब डीपली टूटते हैं. एंड हम अगर 2 कैटेगरी का इंसान को ले ले, एक फार्मर हमारे देश का, जो कि एक मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान या महाराष्ट्र से, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ सुसाइड्स. लोग अपना आत्महत्या कर रहे हैं. और वहां पे अगर हम एक बहुत सक्सेसफुल इंसान की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दी कैफे कॉफी डे का जो मालिक है, जिसने सुसाइड की, हु कुडंट हैंडल द प्रेशर. तो इन दोनों केसेस में मैं अभी आपको मतलब इसी एंगल में एक दूसरे एस्पेक्ट की बात करता हूँ. ये जो सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, इवन सक्सेस अनसक्सेसफुल, इवन रिलेशनशिप में, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक how can this mindfulness act as an amazing and a powerful tool to come out of this situation of the suicides? Have you ever got any cases like that, or like what is your intake on this? And both of you can answer, or Devika, you can answer this. तो जो आप सुसाइड की बात कर रहे हो, वो तो लास्ट स्टेप है एक इंसान के, उसने कर लिया है. लेकिन वो जो पॉइंट है ना, वो तो लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट था. ब्रेकिंग पॉइंट तो एक बार में नहीं आता है. वो स्टार्ट एक छोटे से नेगेटिव थॉट से होता है. वो नेगेटिव थॉट को अगर आप इतने सक्षम हो, कुछ प्रैक्टिसेस आप जानते हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना जानते हो, इंट्रोस्पेक्ट करना जानते हो, आपको वो चीज सिखाई गई है कि जब आपके मन में इस तरह के नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो उस पर रिफ्लेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस चीज को रोक सकते हो. वो जो पहला थॉट आता है ना, उसी पे उसको रोकने की जरूरत है. और वो रोकना, या तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं वो जो सेंसिटिव है, जिनसे आप बात कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सकते हैं, ऐसे लोग हो, या आप खुद इतने अवेयर हो कि आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. माइंडफुलनेस प्रोसेस ही ऐसा है कि जो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा है. मेरे मन में ये थॉट, वी हैव एक्टिविटीज जहाँ पे हम आपने ओवर थिंकिंग का सुना होगा कि हम इंसान ओवर थिंकिंग की लूप में फंस जाते हैं. तो जो ये सुसाइड करते हैं, उनका शुरुआत होता है एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग वाले थॉट पे, जिसपे वो घूमते रहते हैं. उनको नहीं पता कि उसमें से बाहर कैसे निकलना है, उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है. तो उनको उस चीज को सिखाना जरूरी है. इसीलिए हम बच्चों पे काम करना इतना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है जो नेगेटिव थॉट है वो बहुत पहले से जन्म लेती है, और उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है. ब्रेक किस तरह से करना है कि उस थॉट को एनालाइज करके कि वो कितना सच है. क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सबसे दुखी इंसान हूं. इस थॉट को एनालाइज करना, सच में मैं हूं, क्या है मेरी लाइफ में और क्या नहीं है, उसको गेज करना, उसको समझाना, वो चीजें बहुत जरूरी है. और एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड सिखाना. क्योंकि हम जिंदा हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है.
क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक आस है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमन माइंड इज सो पावरफुल। अगर आप जिंदा ही नहीं हो तब तो कुछ भी आपने तो अपना मौका ही खो दिया। वो चीजें हमें बच्चों को शुरू से समझाने की जरूरत है। लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, लाइफ इज अल्टीमेट। That is something I believe needs to be, explained to children, and they have to be taught in their own way. I think there is another to it. We have a very strong mindset of what is black, what is white. अगर मेरे को बचपन से सिखाया गया ये सफेद है, ये काला है। अगर मुझे किसी ने सफेद की जगह बोला हो तो ये इसको काला कहते हैं, और काले को बोला हो तो ये सफेद है, तो मैं वही सीखता। सो ये जो हार्ड बाउंड्रीज हैं जो डिफाइन करते हैं कि दिस इज व्हाट सक्सेस इज एंड दिस इज व्हाट फेलियर इज, एक्चुअली डिफाइंस अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ। कि हमें बोला गया है तुम अगर इंजीनियर नहीं बने तो तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम अगर डॉक्टर नहीं बने तो तुम बेकार हो, तुम सब्जी बेचोगे। जो नॉर्मली काफी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये लैंग्वेज यूज करते हैं। बट द हार्डेस्ट फैक्ट इज वो जो हार्ड हार्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इट इज सेल्फ डिफाइंड। इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि व्हाइट को व्हाइट ही बोला जाए, उसको कुछ और कलर क्यों ना बोला जाए। सो मेरा कहना है कि अगर हम ये डेफिनेशन को, ये जो डिमार्केटिंग लाइन है, इसको अगर हम थोड़ा क्रिएटिवली उस चीज को हैंडल करें, थोड़ा ह्यूमरसली उस चीज को हैंडल करें, देन प्रॉब्ली लाइफ बिकम्स मच मोर इजियर एंड मच मोर लिवेबल। ग्रेट। इससे एक बहुत अच्छा चीजें आ रहा है कि मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूँ कि हर एक इंसान पैदा हुआ है, उसके अंदर कुछ वोकेशन एंड टैलेंट है, और कोई भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर है, चाहे वो आप सूर्य देखिए, चंद्र देखिए या पानी देखिए, सबका एक रोल है दूसरों को हेल्प करना, से वो सर्व करना। और शायद आपने जो ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर का बोला, ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि आप अगर ये नहीं बनोगे तो ये नहीं, बट इवेंचुअली हमें भी पता है कि लाइफ कुछ और हमें और डायरेक्शन में लेके जाता है। तो क्या इवन माइंडफुलनेस के अंदर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक इंसान के अंदर जो टैलेंट है, जो वोकेशन है छुपा है, उसको हम उजागर कर सके, उसको हम बाहर निकाल के ले सके, तो वो सो दैट वो पहले से ही, वो या उसके पेरेंट्स, उनको पहले से ही पता चल जाए कि व्हाट ही इज सपोज टू डू, एंड उस बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, उसको पहले से उस चीज में प्रोग्राम करके ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाए। सी माइंडफुलनेस का जो सबसे बड़ी देन है वो ये है कि माइंड को उस प्रेजेंट मोमेंट में लाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने तार का क्लटर दिया आपको, जो कि अलग अलग तार के पीसेस से ऐसे जंबल बना हुआ है। उसको आप छुड़ाने में आपको आपका दिमाग कहाँ कहाँ चलेगा कि इसको साइड से निकालो, इसको ऊपर से निकालो, इसको सीधा निकालो, या इस बड़े पीस को अलग करो। तो जब मैं उसको डीक्लटर करने की कोशिश कर रहा हूं उस वायर बॉल को, आई एम एक्चुअली थिंकिंग इनटू ऑल द पॉसिबल एंगल्स। और जब मैं एक सीधे तार के लाइन को आपके सामने रख दूं तो उसमें आप क्लटर कुछ नहीं है, आपके पास एक सीधा स्ट्रेट जैकेट लाइन ऑफ थॉट है कि मेरे पास ये लाइन है, इसको आप सीधा कर सकते हो या इसको टेढ़ा कर सकते हो, बट स्टिल इट विल बी रिमेन अ लाइन। सो माइंडफुलनेस जो सबसे बड़ा एंगल सिखाता है वो ये कि हाउ टू डीक्लटर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब कोई भी चीज करते हैं, रादर देन दैट पॉइंट, जैसे मैं बोल रहा था कि ड्राइविंग के सिवा हम सारी चीजें सोच रहे हैं, हम उस काम के सिवा हम सारी चीजें सोच रहे हैं, तो क्लटर तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। जब हम क्लटर खुद क्रिएट कर रहे हैं, उसको अंडू करके उसका एक स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमार्केशन निकालने से ही यू विल फील अ पीस ऑफ माइंड इन इट। जब दिमाग 50 चीजों में जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। हम वी टेंड टू थिंक दैट शायद ये होता, या शायद वो कर लेते तो वो होता, शायद इसको हम उल्टा करके रखते तो ऐसा होता, शायद सीधा करके रखते तो ये टूट जाता। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स,
पर हम उसी एंगल पे हम सोचते हैं अगर कि इसको कैसे स्ट्रेट करना है, इसको कैसे डीक्लटर करना है, दैट वुड हैव प्रोबब्ली गिवन अस द रिजल्ट दैट वी वर लुकिंग इनटू। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोली। आई थिंक ये होल क्रक्स का मतलब होल जो चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप उस पॉइंट में पहुंचिए जहां पे ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहां पे क्या सिचुएशन है, उसको अगर आपने खोल दिया एक बार, तो आई थिंक न्यूमरस पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएगी। नंबर वन, दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग स्पेशली टू यू, एंड दीपिका कैन ऑल्सो आंसर दिस, बट सिंस यू आर ऑल्सो इनटू मल्टीपल थिंग्स, आपने बहुत कुछ किया जिंदगी के अंदर, बहुत सारी चीजों में अभी भी हो, तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं अभी पर्सनली आई एम इनटू आल्सो मेनी वेरियस थिंग्स, एंड काफी बार मुझे भी चीजें होती है, बट मैं कैसे काम करता हूँ, मैं एक चीज को पूरी तरह खत्म करता हूँ दूसरी चीजों को लेने से पहले। तो आपको क्या लगता है कि एक पर्सन जो कि एक मल्टी वोकेशंस में है, उसको क्या करना चाहिए? व्हाट अकॉर्डिंग टू माइंडफुलनेस इज अ वे और अ पाथवे जिसको यूज करना चाहिए जो लोग मल्टीपल चीजें कर रहे हैं एक साथ जिंदगी में? आज के जमाने में बहुत लोग कर रहे हैं, एक चीज से तो शायद हो नहीं रहा उनके, शायद उन्हें सेटिस्फेक्शन की बात करें या फाइनेंशियल चीजों की बात करें। सो हाउ डू यू थिंक माइंडफुलनेस कैन हेल्प इन दैट डायमेंशन? See, the biggest myth of the word called multitasking is that हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ काम एक साथ करते हैं और हम एक्चुअली में एक साथ नहीं करते, कोई नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि हम सारी चीजें एक साथ करते हैं, पर क्या मैं खाना खाते खाते मिट्टी खोद सकता हूँ और खाना खाते खाते मिट्टी खोदते खोदते एक और पौधे पे पानी डाल सकता हूँ और उसके साथ गाड़ी चला सकता हूँ? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. So the concept of multitasking has to be first understood. What is multitasking? When we are doing different things in different phases of time. हम एक साथ हम में से कोई भी नहीं कर सकते. हम अगर ब्रेन पावर यूज करने की बात करें, the biggest or the strongest part or the person who has used the mental power is probably people like Einstein. They have been using that power. बट मुझे एक चीज बताओ, कब जब वो सेब का टेक्नोलॉजी सोचते सोचते उसने कोई और रिसर्च किया है क्या एक साथ? नहीं किया है. सो बेसिकली हम जो काम करते हैं हम उस टाइम जोन में करते हैं. हम अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो मैं फिल्म बना रहा हूं उस टाइम. आई एम नॉट टीचिंग समबडी व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट. सो ये जो मिथ है कि मल्टीटास्किंग, हम सारे मल्टीटास्क करते, कोई भी मल्टीटास्क नहीं कर सकता. ये वही मल्टीटास्क कर सकता है जो एक हाथ से एक स्क्रिप्ट लिखते, दूसरे से दूसरा, और पैर की उंगलियों से तीसरा, और राइट साइड की पैर की उंगली से चौथा. Then I will call him multitasker because the mind is programmed in all the activities at the same phase of time. Because हमारे लिए टाइमलाइन इज स्ट्रेट, हमारे लिए टाइमलाइन बिल्कुल सीधा है. हम उस टाइम जोन में नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको खींच के और कहीं लेके जा रहे हैं जहां पे हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं. सो एनीबडी हु इज डूइंग एनी गिवन टाइम, मतलब कुछ भी काम कर रहा है, चाहे पढ़ा रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे खेल रहा है, चाहे गाड़ी चला रहा है, चाहे खाना खा रहा है, he has to focus at that point of time whatever he is doing. That is what mindfulness is all. सुपर, वंडरफुल. सो अब हम आते हैं एक मेजर टॉपिक में. देविका, आई थिंक यू कैन आंसर इट. रिलेशनशिप एंड माइंडफुलनेस, हाउ दे आर रिलेटेड? लाइक आई बिलीव दैट रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यू शुड रिलेट मोर इज विद द सेल्फ. अगर आपके अंदर is there potential possibility of mindfulness when you're becoming more aware? So is there a potential possibility of touching the लव एरिया, जिसको हम बोलते हैं आप अपने साथ कितना आपको जोड़ता है, अपने आप से प्यार करना कितना सिखाते हैं? एंड अगर आप, मुझे लगता है अगर आप लव से ज्यादा फुलफिल्ड हो तभी आप चीजों से रिलेट कर सकते हो. सो हाउ कैन रिलेशनशिप एंड माइंडफुलनेस प्ले द? सो यू आर वेरी करेक्ट सत्य. जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप देखें वो सब कुछ खुद पर काम करना है. बिकॉज जैसा आपने कहा कि जब तक हम खुद को नहीं जानते, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, खुद के नेगेटिव्स को नहीं पहचानते, खुद को वैसे ही प्यार नहीं करते जैसे हम हैं, तब तक हम किसी और को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें प्यार करें या वो हमारे साथ उनके रिलेशनशिप अच्छा हो.
चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे बॉस हो, चाहे दोस्त हो, सबसे पहले आपको खुद पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो मिरर के सामने खड़े होके खुद को हेयर कोम करने के सिवा या मेकअप करने के सिवा, फॉर लेडीज, खुद को अच्छे से देखते हैं, खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। मेरे ख्याल से हार्डली कोई भी होगा, क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, हम खुद को भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और खुद के साथ रिलेशनशिप बनाना सबसे मुश्किल काम है। जब जिस दिन वो रिलेशनशिप बन जाएगा, उस दिन आप बाहर किसी के साथ आपका कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। आई कैन गारंटी दैट। कंप्लेन्स अराइज फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज जब हम ये सोचते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया तो उसको भी मुझे मेरे लिए इतना करना पड़ेगा, तब आपको इश्यूज शुरू होते हैं। मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, या मेरे बॉस मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम तो उसकी प्रॉब्लम है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। यू हैव टू लर्न। रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, माइंडफुलनेस हमें ये चीज सिखाता है कि फोकस ऑन योर रेस्पॉन्स। आप किस तरह से कोई भी आसपास जो बिहेव कर रहे हैं उसको आप किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने कितना बाउंड्री सेटिंग किया हुआ है। मैं सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज, माइंडफुल सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार देखा गया है, क्योंकि माइंडफुलनेस ओपननेस की बात करता है, माइंडफुलनेस एक्सेप्टेंस की बात करता है। एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन वेयर दे, हाउ दे आर। कई बार क्या होता है, हम इतनी ज्यादा उस एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं कि हम जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके वो होम सेटअप पे हो। लेकिन वो तो माइंडफुलनेस नहीं हुआ ना, क्योंकि वो आपको सेल्फ, वो हार्म कर रहा है आपको एज अ सेल्फ, एज आपके सेल्फ को हार्म कर रहा है। तो सेल्फ को प्रोटेक्ट करना, सेल्फ को समझना सबसे पहला काम है जो माइंडफुलनेस सिखाती है। वो आप करना जब जिस दिन शुरू करोगे, आपके आसपास बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अपने आप इंप्रूव होना शुरू करेंगी। एंड ये मैं जस्ट थियोरिटिकल पढ़े हुए बातों से नहीं कह रही हूँ, ये मैंने पर्सनली अप्लाई करके देखा है। मैं बहुत एक सेंसिटिव इंसान हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड कोविड के दौरान मैंने देखा कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनका जो लॉस हो रहा है, लाइक उनके किसी क्लोज पर्सन गुजर गए हैं, वो जो लॉस और तकलीफ झेल रहे हैं वो मुझे भी पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। माइंडफुलनेस कहता है कि वो एक अलग एंटिटी है, वहां से आपको डिस्कनेक्ट करके खुद को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी दूसरे को भी हेल्प करना चाहते हो या दूसरे से एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करना भी सीखना जरूरी है, और माइंडफुलनेस वो चीज हमें हर समय कहती है। रियली वंडरफुल, क्योंकि मुझे भी ये चीज का एहसास होता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। मे बी इन फैमिली और ब्रदर्स या कोई भी जगह पे प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हैं, और हम हर एक जगह पे क्या सोचते हैं कि हम जैसे हैं, मुझे सामने वाले को भी वैसे ही देखना पसंद होता है। और उसके अंदर मुझे जब भी कुछ एक दूसरी चीज दिखाई देती है, मेरे अंदर से एक एक भाव पैदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे इरिटेट करता है कि मैं ऐसा सोचूं, वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल वे। मुझे लगता है इतना कुछ है। मैं चाहूंगा अगर भविष्य में मौका मिलेगा, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, तो मैं इन सब चीजों को आप लोगों से मतलब अलग अलग टुकड़ों में मैं एक अलग एपिसोड्स करने की कोशिश करूंगा कि एक एक चैप्टर हम लेंगे। वी विल जस्ट टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड माइंडफुलनेस एंड एवरीथिंग। तो मे बी टाइम विल टेल दैट। या नवरुण, यू आर सेइंग समथिंग। कनेक्ट वन पॉइंट एज यू सेड दैट उसने मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं किया, या मेरे साथ सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, एज यू वर सेइंग एंड देविका वाज सेइंग द सेम पॉइंट। हम अगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखें, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, इट इज कनेक्टेड टू प्री एंड पोस्ट। उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया पास्ट, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है फ्यूचर। उस मोमेंट में किसी ने कुछ नहीं किया, जो माइंडफुलनेस सिखाता है। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, वी ट्राई टू ड्रैग थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, वी ट्राई टू पुल थिंग्स फ्रॉम द फ्यूचर। पर माइंडफुली तो उस पॉइंट पे किसी ने नहीं किया। अगर तुम्हें किसी ने मुक्का मारा तो तुम उस टाइम मुक्का जड़ दो,
तुमने रिएक्ट कर दिया, देन आफ्टर दैट डोंट थिंक अबाउट दैट कि मेरे को अगर उसने इस तरफ से घूसा मारा तो मैं उसको इधर से गोली मारूं. This is not what mindfulness teaches you. Mindfulness teaches you to be in that particular moment. So the moment is, as you said, that whatever we have recorded till now is past. So we cannot pull questions from there. You may continue. Well, thank you so much for this wonderful insight. Now, Varun, to you, since you're also into Reiki and other healing modalities and you were into meditations and all. So, I just wanted to ask you, how can mindfulness help us to become more connected with our soul and spirit? So, make you more spiritual person. See, the biggest thing which I had initially not understood, या जो मुझे initially समझ में नहीं आया था, वो था कि how does this thing work inside? वो अंदर कैसे काम करता है? हमने यही चीज इनिशियली नहीं सीखा था. जब हम अपने आप के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल टर्म है कि अपने आप के साथ कनेक्ट करो. अपने आप के साथ कनेक्ट करने का जो रूट कनेक्ट है, दैट इज द माइंड. हम माइंड से ही अपने आप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मैं ऐसे हाथ घुसा के अपने लीवर को साफ करके बाहर दोबारा नहीं डाल सकता. दैट इज नॉट अपने आप के साथ कनेक्ट करना. मैं मेंटली इज द ओनली कनेक्टिंग मीडियम माइंड से, जिसके साथ मैं अपने आप के साथ कनेक्ट कर सकता हूं. सो दैट इज व्हाट when I am connecting to something else also outside, that is also I'm connecting through that mind space or that energy. जब देविका ने बोला कि आपको अगर अंदर आपका विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो अंदर कैसा दिखता है, तो आपने काफी कॉमिक स्ट्रिप्स में देखा होगा कि एक ऐसा एयर बबल अंदर नाक के अंदर जाते हुए. तो हमने क्या किया? हमने विजुअलाइज किया. हमने माइंड को प्रोग्राम किया उस चीज को सोचने के लिए कि हवा जब अंदर जाता है तो वो अंदर कैसे जाता है. सो वी आर कनेक्टिंग थ्रू दैट मेंटल डॉट. Can I just add something here? Mindfulness is a science-backed process. I mean, if you look at the processes that we use in mindfulness, they are all science-backed. But I believe that when we are looking within, spirituality is all about connecting with your own self, and science is helping you to connect within, and spirituality is taking you to another level as a human. So I think that is the connect, and what we have seen that the scientists also, we see the great scientists, they have been known to be spiritual also. So there is that connection of mind and spirituality. I mean, क्या बोले इसको, ये एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड है, एक दूसरे को मदद करते हैं उस तरह से. जैसे ये माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्ट है, whatever we understand by the term called mind body soul, ये हमने पढ़ा है. अगर मैं since I personally suffer from the allergy called asthma, अगर मैं एक जगह बैठ के बार बार सोचूं कि मुझे क्या ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, there will be a time within few seconds or few minutes where I'll start feeling breathless. इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि मेरे पास ये एलर्जी ने ट्रिगर किया जिसके कारण से ब्रेथलेस या अस्थमा मेरा ट्रिगर कर रहा है, बट आई एम प्रोग्रामिंग माई माइंड टू थिंक इन अ सर्टेन वे जिससे वो चीज इरप्ट कर रहा है. काफी लोगों ने ये भी फील किया होगा कि मेरा क्या सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ही सर दर्द होने लगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट that alternative therapy or the practice of Reiki or some other medium, even in the case of a doctor ने मेडिसिन दिया, हमें अगर लगे कि दवाई नहीं काम करेगा तो काम ही नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो. और मैंने आपको पानी भी पिला दिया यही बोल के कि इसमें मेडिसिन है, अभी आप ठीक हो जाओगे, that plain simple water will heal your problem. Placebo. Yes, so the placebo effect, as you said it right. So ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट आया कहां से?
इट इज ओनली थ्रू दैट मेंटल प्लेन, और कोई कनेक्टिंग डॉट इस पूरे प्रोसेस में नहीं है। और वही कनेक्टिंग डॉट को अगर हम नजरअंदाज करते हैं, इफ यू ट्राई टू ओवरलुक दैट प्रोसेस, then we are actually not getting into the core or the superpower called the power of mind. वंडरफुल, दिस रियली काफी सारे इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहे हैं। अभी मैं एक दूसरे उसमें आ रहा हूँ। आप लोग किस तरह के कोर्सेज करते हैं? और मैं ये स्पेशली, जैसे अभी आप लोगों ने बोला, अभी आप काफी सारे स्कूल्स वगैरह में कोर्सेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हैंडलिंग मेनी पीपल, एक ग्रुप को आप एक साथ कर रहे हैं। सो इज इट पॉसिबल फॉर पीपल जो इसको सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो भी अभी देख रहे हैं, कि क्या लोग आप लोगों से 1-to-1 भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर कोई चाहे तो? कैन इट बी अ 1-to-1 प्रोग्राम आल्सो, लाइक इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, और इट हैज टू बी डन इन आप लोग जो करते हो सिर्फ ग्रुप में ही करते हो? देविका प्लीज। या सो ये है कि हम लोग ग्रुप में अभी तक कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू इट 1-on-1। हमने फॉर्मली अभी 1-on-1 शुरू नहीं किया है, बट बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डूइंग इट 1-on-1 विद पीपल अराउंड मी। और अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे माइंडफुलनेस प्रोसेसेस सीखना चाहता है, या अपने प्रॉब्लम्स को बताकर उन पर काम करने की जो प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं, वी आर ओपन टू इट एंड दे कैन कनेक्ट विद अस। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट का नाम दे दूंगा, एंड यू गाइस कैन, इफ एनीबॉडी हु इज सीइंग दिस प्रोग्राम इज इंटरेस्टेड, इज हैविंग अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस या कोई कंडीशन है, मे बी हेल्थ, रिलेशनशिप, तो आप डेफिनेटली इनको कनेक्ट करें। देविका नवोरन, बिफोर आई गो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जानना चाहता हूँ कि फाइनेंसेस प्ले अ मेजर रोल इन आवर nowadays society. A lot of people are passing through debt and all these issues are happening. How can mindfulness help in this thing? See, when it comes to finances and somebody is going through एक financial stress से आप गुजर रहे हो, अगर आप ये चाहो कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से शायद आपका मनी इशू खत्म हो जाए, वो शायद डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन मनी इशू आपको जो स्ट्रेस कॉज कर रहा है, या उस इशू को एनालाइज करना, उस पे रिफ्लेक्ट करना, वो आपको करने में मदद कर सकता है। अगर आपको फिनेंशियल इशू चल रहा है, आई एम श्योर दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस पर काम करने के लिए आप माइंडफुलनेस प्रोसेसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस के सिचुएशन में, वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, वो आपके सोच को इम्पैक्ट कर रही है, वो आपके एक्शंस को इम्पैक्ट कर रही है। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप अपने माइंड पे काम करना शुरू करो, उसको काम डाउन करना शुरू करो, बिकॉज अ काम माइंड इज अ फोकस्ड माइंड, एंड फोकस से ही आप अपना रास्ता निकाल सकते हो, या अपना जो भी आपका आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो फाइनेंशियल, उसको सुधार सकते हो। डायरेक्ट अगर आप बोलो तो उसमें नहीं है, बट आई फील कि वो चेंज लाने के लिए आपको यहाँ चेंज लाना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंसेस। हमें ये लगता है, मुझे और नौबरुण, हमने ये शुरू ही इसीलिए किया, स्पेशली बच्चों के साथ इसीलिए शुरू किया, क्योंकि हमें लगता है जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है, ये एक तरह का प्रिवेंशन है कि आप वो एक्सट्रीम डिप्रेशन या एक्सट्रीम जो पॉइंट है, जो ब्रेकिंग पॉइंट है, उस तक ना पहुंचे। वो आने से पहले ही किस तरह से हम कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करके अपने आप पे कंट्रोल लाना, अपने माइंड पे काम करना सीख सकते हैं। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और तब भी वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, तो हम इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि वो आपको शायद बड़े चीजों से प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा आपको एक नेगेटिव जोन में जाने से। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। वंडरफुल। सो आप लोग इन द लॉन्ग रन में दो चीज पूछ रहा हूँ, क्या आर यू ट्राइंग टू राइट एनी बुक इन द फ्यूचर? इस रिलेटेड कोई बुक आप लोग दोनों मिलकर लिखना प्लान कर रहे हो? एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग? Varun, I think you take up this question. See, in the journey, in this particular journey, there is a lot that can be penned down. A lot of experiences we have faced or seen, a lot of ECG graph going up and down around us. So which should be, I think, there should be a correct time when we should be able to write or pen down those thoughts in a book.
एंड दैट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग. अब जब मैं बैठ के if I try to recapitulate what has happened and what went wrong there and what went right here, so इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल से एज अ केस स्टडी भी अगर हम प्लेस करें लोगों को, इट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड बेटर. बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक को लगता है ये भाषण है, ये फिलॉसफी है. ये फिलॉसफी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस. एंड साइंस इज हैज एवरीथिंग टू डू विद द करंट सिचुएशन. अगर लाइट जल रहा है तो वो साइंस से ही जल रहा है. देयर इज नो फिलोसफी बिहाइंड इट कि रोशनी आ रही है. उसको आप कैसे पोएटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट द होल एस्पेक्ट ऑफ putting things on the paper, yes, I think it should happen. Maybe So sometime another in question future. is that you guys are all in, you're doing offline at the moment. You are just Yeah. present over there. Are you planning to do any kind of online also? Like if people wanted to connect online with you, is there any possibilities in the near future? Here, in offline, why we do it offline, there is a very big reason for it. There are a lot of people who will be doing it for the first time, who have not experienced how a practice can actually impact you. When we are doing it offline, we are in close proximity with the people. And that is when they can also experience things in a better way. And that's the reason we have kept it offline till now. But we see a lot of demand in terms of online. So now we are really thinking about it seriously to, get into an online mode also. But we both prefer to go offline because it helps us build a connect with the people, with the person, and maybe, guide them in a better way, understanding them in a better way and guiding. या मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ऑनलाइन शुरू किया था ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन के भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं लोगों के बीच में. तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको ऑनलाइन में भी सोचिए, बिकॉज नाउ पीपल आर seeing you also, they will able to approach you more. दूसरा चीज है, are you trying to also in the future build a kind of community and ecosystem? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी जो भी चीजें बोली, it was really wonderful and nice, बट क्या होता है कि हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होती है. आपने एक क्लास लिया और क्लास लेने के बाद हो सकता है वो बच्चा या जो भी है पर्सन है वो फिर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है. फिर उसको वहां से एक बिकॉज ऑलवेज एनवायरमेंट इज पावरफुल देन यू. तो एनवायरमेंट हावी हो जाता है. तो क्या ऐसा कुछ एक मेंटरिंग सिस्टम है जो आप लोग सोच रहे हो, जहां पे एक पर्सन जो कि एक आपसे एक सीख के गया है और अचानक से ही अगेन गोस बैक टू द एनवायरनमेंट, वहां पे उसको कुछ चीजें अलाइनमेंट में नहीं है, दोबारा आपके पास वापस आ सकता है, या आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी हो जहां पे फिर से उसको एक सहारा मिल सकता है? आर यू थिंकिंग अबाउट दैट? Yes, we definitely have plans for to build that ecosystem where in fact even currently हमारे जो classes होते हैं उसके बाद हमें पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एक हैंड होल्डिंग देते हैं बच्चों के साथ. सिंस वी आर डूइंग इट एट वेरियस schools pan India, we definitely get a lot of inquiries, a lot of questions, a lot of understandings between the from the students. But building that ecosystem, as you said it right, building that ecosystem is very important, जो कि हम build करने के process में हैं. And through technology, yes, we will reach out to maximum number of people throughout the world. That is what our target is, so that this hand holding can remain a permanent fixture of this ecosystem, so that we actually connect well with each other. As a mentor, as a student, anybody can connect and we can build a larger network. That is most important for us. ग्रेट. सो आई थिंक क्वेश्चंस तो काफी सारे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट आई थिंक देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट वाज रियली फैबुलस. एंड मैं सच में चाहूंगा कि भविष्य में मैं एक एक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ बात करूं. और मेरी सोर्स कम्युनिटी के जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अभी आपके सामने, तो आप लोगों के डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों के लाइफ में डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस होगी. और मैं रियली चाहूंगा कि आप लोग एक बार देविका एंड नवरुण के पास डेफिनेटली, अगर आपका मन करता है तो आपके अंदर एक इनर फ्लो आती है, तो डेफिनेटली जस्ट टेक ए कंसल्टेंसी फ्रॉम देम एंड गेट टू देम, बिकॉज ऑल दी इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग बिलो. एंड आप लोग मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आई कैन डेफिनेटली शेयर योर दिस थिंग विद नवरुण बैनर्जी. एंड इट वाज रियली very nice talking to both of you, Devika and Navarun.
एंड आई बिलीव आप एक बहुत बड़ा मिशन में काम कर रहे हो, आई बिलीव, बिकॉज ये एक ऐसा चीज है जो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, बिकॉज माइंड को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगा, और आपने बहुत सारी आज इस बातचीत के दौरान बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। और मैं आपको मेरी आई एम विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस, एंड मे सोर्स ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड योर टीम beyond competition, and all the students, all the people who are learning under you this powerful technique of mindfulness beyond competition. Thank you Thank so you much. so much. Thank you. Thank you, Satya. Thank you, Thank you for having us.